Welcome back to my YouTube channel, Dr. Vidya's Management Study. And today we are going to start with the new question paper series. पहले हमने एक क्वेश्चन पेपर सीरीज कंप्लीट की है, ओके, दैट इज़ फॉर द SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी MBA एग्जामिनेशन. सॉल्व किए हुए पेपर्स उसमें थे. अभी SPPU का ही क्वेश्चन पेपर है, बट दिस इज़ फॉर द 2021 pattern, October 2022. So OB. Okay, so this is the question paper for the OB. अगर आप चाहते हो कि आपके भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर का आंसर मैं यहाँ पे आपको दे दूँ, तो प्लीज़ कमेंट कर लो. आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, जो क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको चाहिए, यू जस्ट कमेंट इट, सो आई विल गिव द आंसर फॉर दैट. So here is OB SPPU paper. The first question is what the define organizational behavior. ये जो questions है, these questions carry 2 marks, क्योंकि SPPU का पैटर्न ही ऐसा रहता है कि टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है. जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है दैट इज़ टोटल फॉर 10 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. स्टूडेंट्स हैज़ टू राइट एनी 5. ओके, सो दैट इज़ 10 मार्क्स. जो सेकंड क्वेश्चन रहता है दैट इज़ फॉर द 5 के क्वेश्चंस आपको 2 सॉल्व करने पड़ते हैं, सो टोटल 10 मार्क्स. देन 10 मार्क्स के बाकी के क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे. फ़िलहाल तो जो हम उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ या फिर डेफिनेशन काइंड ऑफ जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर हम देखते हैं. सो हम क्वेश्चन वाइज जाते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. So this carries 2 marks. So first we need to write. यहाँ पे हम रिविजन भी लेने वाले हैं OB का. So OB is what? It is the study and application of knowledge about how people as individual and as a group they act within the organization. It strives to identify ways in which people can act more effectively. It is the field of study that investigate the impact that individuals, groups and the structure they have on behavior within the organization for the purpose of applying such a knowledge towards improving an organization effectiveness. These are the definition. but सबसे जो easy definition जो मुझे लगती है वो आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो. दैट इज़ व्हाट अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल. UPC, ये 3 वर्ड आप प्लीज़ समझ लो. और ये 3 वर्ड्स अगर आपको समझ में आता है तो आपकी डेफिनेशन ईजिली हो जाएगी. जिन्होंने मेरा पहला सेशन दिखा होगा जो मैंने अपलोड किया है, उसमें भी मैंने यही मेंशन किया है कि OB इज़ नथिंग बट द UPC, अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क प्लेस. तो जो ऑथर है उनके केवल आप नाम आप लिख सकते हो, फ्रेड लुटांस. उन्होंने ये डेफिनेशन दी है. इट इज़ वेरी ईजी, तो उस डेफिनेशन को आप लिख सकते हो अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन. सो यहाँ पे मैंने बताया है कि UPC अंडरस्टैंड, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल. अंडरस्टैंड क्या करना है हमें? एम्प्लॉयज़ का KSA, दैट इज़ द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड. मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव एज दे डू इन द ऑर्गेनाइजेशन. हमें जानना है कि लोगों का KSA क्या है, कैसा है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड कैसा है, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, वाई पीपल्स बिहेव लाइक दैट. तो वो अंडरस्टैंड पहले कर लो. बाद में आप प्रिडिक्ट करोगे कि कोई अगर सिचुएशन कैसी आती है तो वो कैसे बिहेव करेंगे. मतलब व्हाट इज़ द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इन अ प्रिडिक्शन. एंड C, दैट इज़ द कंट्रोलिंग पार्ट. After understanding, after prediction, we need to control the behavior of the employees. What parameters, which are the variables that can be influenced in their behavior, what solutions are be possible to for their behavior. वो control करना is nothing but your OB, organization behavior. So simple है definition. UPC of your employees. Okay, understand, predict and control the human behavior in your organization is nothing but your OB. Okay, next question है for the 2 marks. List any 2 benefits of organizational change. Okay, why change is important. तो सबसे पहले देखते हैं कि what exactly the change and why
it is important. So change in organization which lead in positive aspects that lead to retain the competitive edge and also remaining the relevant in business area. So organizational change ये एक inevitable चीज़ है, because if you want to survive in business you need to change, you need to update yourself. So that's why it is the only constant things that allows you to develop, evolve, innovate and climb to the top of the ladder. ओके, दैट्स वाई चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको यहाँ पे मेजर जो भी शिफ्ट्स लेने हैं, जो आपको बेनिफिट्स लिखने हैं, तो उसमें एक आ सकता है कि इनकरेज द इनोवेशन, बिकॉज चेंजेस से इनोवेशन आता है, टू प्रमोट द स्किल्स ग्रोथ, ओके, टू डेवलप द पीपल, new business opportunity and better staff morale. These are what the benefits of organizational change. Next question, how do strong culture differ from weak culture? So पहले हम देखते हैं कि strong culture and weak culture क्या है. A strong culture is one where the employees are highly motivated, they also have the skills and ability to do their job. वहाँ पे एक सेल्फ मोटिवेटेड हम बोल सकते हैं, उनको लगता है कि हमारे स्किल्स और एबिलिटी का जॉब के लिए भी फ़ायदा हो जाए, राइट. सो हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे होती है. द कल्चर वेयर देयर कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एट देयर हायर लेवल, ओके. The values widely shared, okay. The members are very well known what is important, what to do and what not to do. There is a strong linkage between the shared values and behavior. जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ है, अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर होता है. सो देर इज़ अ लिंकेज, ओके. सो दैट इज़ व्हाट स्ट्रॉन्ग कल्चर, जहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट अपने आप हो जाती है. सो वीक कल्चर इज़ व्हाट? वीक कल्चर इज़ वन वेयर द एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड, देर इज़ अ लैक ऑफ स्किल्स, knowledge, whatever they are doing the job, okay. That is the main part in a weak culture. There is no high level of understanding what the culture is, as well as no strong commitment to the core values, because communication नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है वो एम्प्लॉय तक आता ही नहीं. सो दे कांट मैच द विजन दे विथ ऑर्गेनाइजेशन का विजन. दैट्स वाई एक अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है. हेयर इन अ वीक कल्चर वैल्यू शेयर्ड बाय अ फ्यू. मोस्टली क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट ही अपने जो भी वैल्यूज़ है वो शेयर करते हैं. यहाँ पे पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हम जो बोलते हैं वो यहाँ पे नहीं माना जाता. सो इन अ वर्क वीक कल्चर members not very clear about what is important. They don't know what exactly we want to do, ओके. सो उनका एक रहता है कि चलो जो हमारा रूटीन काम है वो करना है, उसमें भी उनके स्किल्स प्रॉपरली नहीं होते. सो लिटिल कनेक्शन बिटवीन वॉट एवर द शेयर्ड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर. सो दिस इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड द वीक कल्चर. नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन द लीडर एंड मैनेजर. इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था. आपने अगर मिस किया है तो वीडियो देख लो. यहाँ पे शॉर्ट उसके कोई इमेजेस है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो आपको यहाँ पे लिखने हैं. सो ईच पॉइंट विल गेट हाफ मार्क. सो एक मेजर डिफरेंस है कि लीडर एंड मैनेजर में लीडर जो होता है वो क्या बोलता है, लेट्स डू इट, राइट. जो वॉट एवर वर्क वी आर गोइंग टू डू, चलो एक साथ करते हैं. मैनेजर क्या करता है, गो एंड डू इट, वो ऑर्डर देता है, राइट. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. सो in a leader is who inspire, encourage and influence the behavior of his followers towards achieving goal, राइट. वो इंस्पायर कर आगे काम करते हैं, उनके पीछे ही ये सब करते हैं. दैट इज़ व्हाट द लीडर, उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं. बट मैनेजर क्या करता है, हु इज़ द चार्ज ऑफ दैट, हु इज़ हैविंग दैट चार्ज ऑफ दैट ग्रुप फॉर डूइंग द टास्क, एंड ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, and he has the responsibility for the management of the works, and he takes the action when needed, okay. So basically वो लोगों से काम करवाता है, मैनेज करता है उन लोगों को. that's why he is the manager. Next point is what, leader having have and he has create a vision, because he is thinking out of the box, he inspire people in turning vision into the reality. इसके बिल्कुल अपोजिट जो मैनेजर है, he create a goal, right. So focus on setting the measuring and achieving the goal.
from vision created small goals and he help us to accomplish a goal. लीडर जो होता है वो विजन क्रिएट करता है, मैनेजर जो होता है ही क्रिएट अ गोल. देन लीडर एक चेंज एजेंट होता है, वो बिलीव करता है इन इनोवेशन के ऊपर, बिकॉज वो चाहता है कि अपडेट करे इनोवेशन. विदाउट इनोवेशन वी कांट सर्वाइव. ओके, सो एक चेंज एजेंट लीडर को हम बोल सकते हैं. जो मैनेजर होता है ही मेंटेन द स्टेटस की जो काम, he don't want waves which may carry barriers in a progress. So he stick with what works, not believe in a much changes. He do not want to disturb the system, right? So this is about the manager. Next point आता है, जो leader होते हैं they have their unique style of doing the work. And manager क्या करता है, they copy the style of other leaders. Okay, they learn from others and adopt their leadership style rather than doing out of the box. नेक्स्ट आता है कि जो लीडर्स रहते हैं ना उनके दे फॉलोअर्स बिकम प्रमोट टू अचीव द विजन्स, सो दे क्रिएट अ फैंस. एंड जो मैनेजर रहते हैं दे हैविंग द एम्प्लॉयज़, उनके अंडर वो काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ मैनेजर के अंडर काम करते हैं, राइट? सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ बॉस एंड द वर्कर, राइट? सो लीडर जो होते हैं दे मोटिवेट, दे इंस्पायर देयर फॉलोवर्स टू डू द वर्क. एंड मैनेजर ही कंट्रोल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम of their employees and he avoid and control the problems, right? In leader style he communicate and deliver the vision, and manager who follow the vision which is created by the owner. Okay, so this is the basic difference between the leader and manager. तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं विथ एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, नेम एनी 2 बैरियर्स ऑफ सोशल परसेप्शन. ओके, तो सोशल परसेप्शन पहले हम देखते हैं कि क्या है. द मैकेनिज्म थ्रू विच इंडिविजुअल क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग एंड इमेज अबाउट अदर्स. हम किसी के बारे में की इमेज क्रिएट करते हैं अंडरस्टैंड करके, सो दैट इज़ व्हाट अ परसेप्शन. तो यहाँ पे भी क्या होता है, परसेप्शन कभी कभी हमारा गलत होता है, तो दैट इज़ व्हाट एरर और बैरियर हम उसको बोल सकते हैं. सो इट इज़ व्हाट इनएबिलिटी टू जज ह्यूमन थिंग्स और सिचुएशन फेयरली एंड एक्यूरेटली. तो क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं कि एक रॉन्ग कंक्लूजन और एक परसेप्शन रहता है, क्योंकि हमने उसको रियलिटी नॉट सीइंग द रियलिटी एज इट इज़. हम परसेप्ट करते हैं, हमने कुछ हमारे माइंड में कुछ सोचा हुआ होता है, उसके कारण एक रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग कंक्लूजन भी हो सकता है. दैट्स वाई दीज आर द एरर्स. तो यहाँ पे मैंने इंलिस्ट किए हैं कि सिलेक्टिव परसेप्शंस, एट्रीब्यूशन, हैलो इफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन एरर, स्टेरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन, परसेप्चुअल सेट एंड एक्सपेक्टेंसी. तो सिलेक्टिव परसेप्शन जो है दैट इज़ द शॉर्टकट, क्योंकि सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट? शॉर्टकट इन जजिंग द पीपल, वेयर पीपल टेंड टू सी वॉट वॉन्ट टू सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, देयर बैकग्राउंड, देयर एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड. जनरली क्या होता है कि पीपल कैन नॉट ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर हैपनिंग अराउंड देम, सो दे परसीव थिंग्स सिलेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं कि इफ़ देर इज़ अ रूमर कि अरे ड्यू टू द सेल्स रिडक्शन हो चुका है, तो कंपनी इज़ प्लानिंग फॉर द एट्रिशन. सो मीन वाइल इफ़ एनी सीनियर हैज़ visited, okay, what if even though he has a routine visit, but in employee's mind it would be presumed that he is visiting the premises to eliminate the employees, राइट? सो ये क्या होता है, आपके एक्सपीरियंस से, आपके जो भी बैकग्राउंड है उससे आप सोचते हो, एक परसेप्शन बनाते हो. दैट्स वाई इट इज़ व्हाट सिलेक्टिव परसेप्शन. नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूशन. एट्रीब्यूशन इज व्हाट इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन डिटरमाइनिंग द causes behind his behavior. For example, if productivity of a plant increase after installation of any new machines, then the credit would be given to the newly installed machines, right? The credit they can give only for the machines rather than to the manager or whoever the employee who are handling that machine.
ओके, दैट इज़ व्हाट द एट्रीब्यूशन। उसके देखा जाए तो टू टाइप्स है, एक तो आता है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन, दूसरा आता है सेल्फ सर्विंग बायस। सो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन क्या है? फंडामेंटल एट्रीब्यूशन इज नथिंग बट डिटरमिन what the underestimate the influence of situational factors and overestimate the influence of the personal factor in evaluating the behavior of the person। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि blaming the people first, we are not considering the situation। for example अगर हम बोलेंगे कि पहले किसी की गाड़ी का सपोज एक्सीडेंट हो चुका है और वहाँ से हम पास हो जाते हैं, तो वो बंदा सपोज एक्सीडेंट हो चुका है, उसके कार का लॉस हो चुका है, कहीं पे क्रैशेस आ चुके हैं और ऑफिस में वो बंदा आया तो ही इज़ इन अ स्ट्रेस और उसका बिहेवियर सडनली चेंज होगा, राइट। बट अगर हम उससे मिलते हैं तो हमें क्या लगता है, ये क्या बंदा है, ठीक से बात नहीं कर रहा, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द सिचुएशन कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, राइट। सो वी आर ओवर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल फैक्टर, राइट, एंड अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिचुएशनल। यहाँ पे हम सिचुएशन नहीं कंसिडर करते, ब्लेम करते पीपल को कि उसी के कारण ऐसा हुआ है नॉट। नेक्स्ट होता है सेल्फ सर्वे बायस, the attribute their success to the internal factors while putting blame for the failure to the external factor। मतलब अगर कुछ अच्छा हुआ है तो मेरे कारण अच्छा हुआ है, अगर बुरा हुआ है तो उसके कारण हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट द सेल्फ सर्वाइंग बायस उसको बोल सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है कि फर्स्ट इंप्रेशन, जो हम बोलते भी है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, राइट। सो जजिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट फ्यू सेकंड ऑफ काउंटर, राइट। एक झलक से ही उनको देख के मन में हम डिसाइड करते कि ये बंदा कैसे होगा, राइट। आइदर वो पॉजिटिव और निगेटिव एक ओपिनियन हमारे माइंड में बन जाता है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास में जाते हैं, कोई टीचर्स आते हैं, तो वंस दे एंटर इन द क्लास तो एक झट से एक दिमाग में आता है कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर, एंड जो लास्ट बेंच पे बैठे हैं वो मज़ा मस्ती करने वाले, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग एंड ऑल। ऐसा हमारा एक फर्स्ट इंप्रेशन हो जाता है। मे बी ऐसा हो भी नहीं पाएगा, शायद उनकी हाइट ज़्यादा है इसलिए वो पीछे बैठे हैं, बट स्टिल एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, उसके कारण क्या होता है, बैरियर्स क्रिएट होते हैं, हम अलग जज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट इज व्हाट द परसिविंग टोटल क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ परसिविंग अ फ्यू और वन क्वालिटी, राइट, और फ्यू ट्रेड्स वी कैन से, एंड उसके ऊपर हम ओवरऑल जजमेंट कर लेते हैं फॉर द पीपल। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट ऐसा रहता है कि जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो उल्टा सीधा बोलता है, कभी कभी उसके ऊंची आवाज़ से बात करता है, झगड़ा करता है, तो हमें लगता है कि ये बंदा होशियार नहीं है, ऐसे ही टाइम पास करता है स्कूल में, कॉलेजेस में, राइट। बट जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है इसका रिजल्ट, इसने तो टॉप कर दिया, राइट, है ना, जैसे हमने 3 इडियट में देखा था, जो रैंचो था। तो ऐसे क्या होता है, हैलो इफेक्ट। हम किसी एक चीज़ से ना उस बंदे को जज करते, बट एक्चुअली वो बंदा होता वैसे नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट हैलो इफेक्ट। सो बाय कंसिडरिंग द 1 or 2 traits we are overall judgment for that पर्टिकुलर पीपल। नेक्स्ट आता है स्टेरियोटाइपिंग। हैलो इफेक्ट और स्टेरियोटाइपिंग में डिफरेंस है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। स्टेरियोटाइपिंग में क्या होता है, वी आर जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप, समवन हु बिलोंग्स फ्रॉम दैट ग्रुप, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसको जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड। कोई एक दो अगर पॉलिटिशियंस हमें जिनका एग्जाम मतलब एक्सपीरियंस आया होगा कि दैट पर्सन इज़ करप्टेड, बट हमने क्या किया, पूरे के पूरे उन ग्रुप को ही बोल दिया कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड एंड ऑल। सो दिस इज़ व्हाट द स्टेरियोटाइप। मतलब वी आर जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप के कारण सबको ही बोल देंगे, अगर कोई अच्छा भी पॉलिटिशियन है उसको भी बोला जाएगा कि इज़ द करप्टेड वन। ओके, और हैलो इफेक्ट में क्या होता था कि इंडिविजुअल का कोई ट्रेट है वो कंसिडर करके उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को हम जज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या, आप प्रोजेक्ट करते हो, जज करते हो उस बंदे को द वे यू आर, परसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स से, राइट।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा ऑनेस्ट है तो उसको क्या लगेगा, आगे वाला बंदा भी उसको ऑनेस्ट ही लगेगा। अगर वो खुद डिसऑनेस्ट है तो उसको लगेगा कि आगे वाला भी क्या है, डिसऑनेस्ट है। मतलब वो क्या प्रोजेक्ट करता है खुद को, जो जो वैसा हम बोलते हैं ना, जो जैसा है उसको वैसा ही लगेगा, काइंड ऑफ दैट। सो दिस इज़ व्हाट प्रोजेक्शन, दिस इज़ द बैरियर फॉर द सोशल परसेप्शन। नेक्स्ट आता है परसेप्चुअल सेट। दिस इज़ एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि माइंड सेट होता है, हमने एक माइंड सेट बनाया होता है। वी आर परसिविंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली हेल्ड बिलीफ, जो हमारे साथ अर्लियर कुछ हुआ होगा। सो वी कंसिडर द सेम थिंग विल हैपन अगेन। ओके, सो कंसिडर द प्रीवियस कंपनी एक्सपीरियंसेस। अगर कोई मैनेजर है अर्लियर उसके कंपनी में उसको ये एक्सपीरियंस था कि लोग जो थे वो बहुत लेजी थे, काम अच्छे से नहीं करते थे, तो जब उसने नई कंपनी ज्वाइन की तो भी उसको यही परसेप्चुअल सेट के कारण उसको लगता था कि यहाँ सब लोग वैसे ही होते जैसे मेरे अर्लियर कंपनी में थे, अभी भी इसी कंपनी में भी सेम आई विल गेट द group of that employees. So this is what perceptual set, that is mindset. बट ऐसा नहीं होता, राइट। एक्सपेक्टेंसी तो उसको बोला भी जाता है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, या फिर उसको बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूचर। सो वी आर परसीविंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसीवर्स एक्सपेक्टेशन। परसीवर की एक्सपेक्टेशन कैसे है, अकॉर्डिंगली उसको जज किया जाता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो दिस क्वेश्चन एज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। तो उसके साथ मैंने कंसेप्ट भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं, टाइप ऑफ बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। रूम थ्योरी का जो भी कंपोनेंट्स है, जो बेसिकली 3 आता है, EIV। ओके, रूम थ्योरी डिनोट्स M इज इक्वल टू E multiply by I multiply by V. So expectancy into instrumentality and balance. तो expectancy मतलब whether will my effort lead to high performance, this is my expectancy, जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, right? Instrumentally मतलब will performance lead to the outcome, and balance मतलब do I find the outcome desirable. So these are the interrelated, expectancy, instrumentality and balance, which is related to your efforts, performance and your output reward. Okay, this is very easy to understand. Okay, the next question is name the 3 components of attitude, which is for 2 marks. 3 components क्या है, ABC याद रखना, या फिर CAB समझ लो, CAB. ओके, C stands for cognitive, affective and behavior. Cognitive मतलब क्या, it involves the knowledge, beliefs, information and facts. For example, कि my boss gave promotion to my subordinate who deserve it less than me. So मैंने cognitive my attitude क्या हुआ कि my boss is what, unfair. अफेक्शन में क्या आता है, अफेक्टिव में क्या आता है, इन्वॉल्व द इमोशंस। यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ दैट मेरे वो जो डिजर्व नहीं कर रहा था कलीग, उसको प्रमोशन मिल गया, तो मैंने एक कॉग्निटिव मोड बना दिया कि माई बॉस इज़ अनफेयर। तो माई अफेक्टिव में क्या आएगा, आई डोंट लाइक माई बॉस, तो उसके रिएक्शन आ जाएगी बिहेवियर में, बिकॉज एक्शन टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन और द इमोशंस which is reflected in a behavior part. For example, I am going to resign the job. So cognitive में आएगा कि my boss is, यहाँ पे जो information मुझे मिली उससे पता चला कि my boss is unfair. Affective में आया कि I don't like my boss, and behavior में यहाँ पे मेरी action आएगी, तो I am going to resign my job. So these are the 3 components. So CAB इसको याद रखो, CAB, cognitive, affective and behavior, these are the components of attitude. Okay, next question आता है enumerate any 2 characteristics of the adult ego state. Okay, so 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। पहले हम देखते हैं कि ये जो अडल्ट ईगो स्टेट है ना, उसके पहले हम देखते हैं कि TA क्या होता है, मतलब ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन मतलब देखो, हम कभी पैसे क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, मतलब एक देता है दूसरे को मिलता है, राइट? तो एक्सचेंज होते हैं मनी वहाँ पे। सेम यार ट्रांजैक्शन, यहाँ ट्रांजैक्शन एनालिसिस में क्या होता है, कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है बिटवीन द पीपल। ओके, सो एक बंदा, एक पर्सन रिस्पॉन्ड करेगा टू द अनदर पर्सन, राइट? उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। दिस इज एक्चुअली द
हम बोल सकते हैं कि साइकोएनालिटिक थ्योरी है जो इरिक बेर्नी 1950 में उसने बताया था। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरपर्सनल बिहेवियर। तो ईगो स्टेट के अंडर एक्चुअली आते हैं तीन मेजर स्टेट आते हैं। ओके, सो पैक उसको बोला जाता है कि पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट ईगो स्टेट। यहाँ पे क्या होता है कि पीपल बिहेव एंड दे फील दे थिंक एज देयर पेरेंट और पेरेंटल फिगर, राइट। मतलब वो हम कभी कभी बोलते क्या बड़े लोगों के जैसा बात कर रहे हो, है ना, क्या दादी अम्मा के जैसा हमें बता रहे हो। तो जिस तरीके से दादी अम्मा आपके पेरेंट्स सोचते हो उस हिसाब से अगर कोई बंदा बिहेव करता है, थिंक करता है, तो उसको बोला जाता है पेरेंट ईगो स्टेट। ओके, तो उसके भी दो पार्ट है एक्चुअली, क्रिटिकल पेरेंट, एक नर्चरिंग पेरेंट। होते हैं कोई पेरेंट्स जो हमेशा क्रिटिक्स करते, इवैल्यूएट करते रहते, ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। और एक नर्चरिंग पेरेंट भी होते हैं जो उनको बता रहे दिस इज़ गुड, ओके, कि उनको काउंसिलिंग करेंगे, कंसिडर करेंगे, नर्चर करेंगे प्रॉपर। ओके, दूसरा आता है अडल्ट ईगो स्टेट। यहाँ पे क्या होता है, अ सेट ऑफ बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग विच आर डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू वॉट एवर हियर एंड नाउ। ओके, सो यहाँ पे होता है कि आपके जो यू आर वेरीफाइंग द फैक्ट्स, क्या एक्चुअल में उसको आप एनालाइज करोगे, उसको बोला जाता है अडल्ट ईगो स्टेट, जो अभी हम बोल सकते हैं कि आपके एज के लोग हैं। चाइल्ड ईगो स्टेट मतलब पीपल बिहेव, दे फील, दे थिंक सिमिलरली हाउ दे डिड इन अ चाइल्डहुड, दे बिहेव इलॉजिकली एंड टेक अ क्विक एक्शन टू सेटिस्फाई द इमीडिएट नीड्स विदाउट थिंकिंग वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंस विल हैपन। हम कभी कभी बोलते ना क्या बच्ची हो क्या, राइट, मतलब कभी कभी बच्चों के जैसा आप सोचते हो, हरकतें करते हो, आपके एक्सप्रेशंस रहते हैं, तो वो जो स्टेट रहेगा दैट इज़ व्हाट चाइल्ड ईगो स्टेट। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे दो, बट यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि अडल्ट ईगो स्टेट क्या है। एक्चुअली द ग्रोन अप रैशनल पर्सन हु talks reasonably and assertively. He neither trying to control or nor reacting aggressively towards other. He asks for the information rather than saying scared or making assumptions. तो बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी जिसमें होती है वो आता है एडल्ट ईगो स्टेट में, जो वैलिडेट करता है, रीजनिंग स्किल्स यूज़ करके इंफॉर्मेशन लेके वो डिसीजंस लेगा, अप्राइज करेगा लोगों को, इवैल्यूएट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा वॉट एवर अवेलेबल डेटा ही हैज़, राइट। एंड ये जो स्टेज है विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आइदर पेरेंट और चाइल्ड ईगो का इन्फ्लुएंस उन पर नहीं होता, दिस इज़ द मिडल स्टेज, राइट, हम बोल सकते हैं। आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट सेशन में भी हम ऐसे ही 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले कवर कर लेंगे, देन विल मूव टू दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। ओके, थैंक यू, बाय।